द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जुड़कर रोजाना प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं और उसी प्रैक्टिस सेट की इस श्रृंखला में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के मध्य उपस्थित हुए हैं। इसमें हम लोग सुपर टेट के 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखा जाए और अब हम प्रैक्टिस सेटों को थोड़ा डिटेल में जानकारी के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोग को थोड़ा जानकारी होता रहेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। तो आज के पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य है। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके अपने उत्तर को लिखते रहेंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आंसर उसका सही होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा, किस प्रकार का ये वाच्य है। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या क्रियावाच्य है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका फर्स्ट इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बी सही हो जाएगा कर्मवाच्य। यहाँ पर कर्ता को जो है गौण करके कर्म की प्रधानता दी गई है, इस प्रकार से ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में आपका एक लिखा गया है, दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। तो इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है ये बताना है। कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट कि कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। विभावना है, असंगति है या वियोगरिक्त है या उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा कौन सा होगा इसका। तो इसमें असंगति अलंकार हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब कोई काम कहीं और होता है परंतु उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है तो वहाँ पे आपका असंगति अलंकार होती है। ठीक है, और इस पंक्ति में जैसे कि कहा जा रहा है कि उलझन में नयन रहे हैं किंतु टूट परिवार रहा है। ठीक है, तथा गांठ जो है दुर्जनों के हृदय में पड़ रही है। और ठीक है, तो गांठ जो है दुर्जन मतलब क्या कहते हैं, दुश्मन या दुर्जन कह सकते हैं, उनके जो है हृदय में पड़ रहा है। तो यहाँ पे असंगति अलंकार का ये उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रचना के अनुसार कौन सा वाच्य का भेद नहीं है। तो वाच्य का कौन सा भेद नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं वाच्य तीन, माफ़ कीजिएगा वाच्य नहीं, वाक्य जो है वाक्य का भेद नहीं है। तो इसमें सभी लोग जानते हैं वाक्य जो होता है आपका तीन प्रकार का होता है, जो कि एक सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। पदबंध कोई वाक्य जो है नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट को देखेंगे। और अगर पदबंध की बात करते हैं तो ये एक क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नीलगाय में कौन सा समास होगा ये बताना है। तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, कर्मधारय होगा या द्वंद्व समास हो जाएगा। तो नीलगाय में नीली है जो गाय अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी नील। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। जिस रोग का ठीक होना असंभव है उसके लिए एक शब्द क्या कहलाएगा। संक्रामक कहलाएगा, असाध्य कहलाएगा, महामारी कहलाएगा या विकट कहलाएगा। तो इसमें जिस रोग का ठीक होना असंभव है उसके लिए एक वाक्य जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा असाध्य हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसमें जो छुआछूत फैलाने वाले को मतलब कि कह सकते हैं छुआछूत से जो बीमारी फैलती है या रोग होता है उसको संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को जो हम लोग देखे थे, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो आंसू कवि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि कहलाते हैं। करुण रसी, भक्त रसी या श्रृंगार कवि
रस के या कि वीर रस के किस प्रकार के कवि हैं हमारे बिहारी। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका सही होगा इसका 7वें का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि श्रृंगार रस के कवि कहे जाते हैं बिहारी लाल जी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें पद्यांश दिया गया है और पूछा जा रहा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने जो है पढ़ लिया है। चलिए प्रश्न को देखते हैं, वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे, उसके बाद चलते हैं प्रश्न पे। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो आपका सही हो जाएगा बी, इंसानों में अब इंसानियत ख़त्म हो गई है, यही अंत में जो व्यंग किया गया है ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे। हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगा? कमेंट करके आप लोग उत्तर बताइए। तो हंसना आपका आकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कोई की ठीक है, इसमें कोई जो है क्रिया नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विभावरी होगा, निशीथ होगा, अमावस्या होगी या कालिमा होगी? तो पूर्णिमा का जो विलोम शब्द या विपरीतार्थ कह सकते हैं वो आपका अमावस्या होता है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। तद्भव शब्द पहचानना है। गांव, अमृत, उच्च और एकत्र में कौन सा तद्भव होगा? कमेंट करके बताएंगे आप लोग उत्तर को। तो इसमें जो आपका तद्भव होगा वो गांव हो जाएगा। और हम हमेशा बताते हैं कि अगर कहीं भी ये जो चांद वाली बिंदी लगी होगी तो आपका वो हमेशा शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव होता है वहाँ पे। चलिए, और अमृत का ये जो तद्भव होगा वो अमय होगा, उसको कहेंगे अमीय। ठीक है, आ माँ पे छोटी ई की मात्रा और यह हो जाएगा। और यहाँ पे उच्च का ऊंचा होता है और एकत्र का इकट्ठा होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। रेखा रेखा छुरी से तरकारी काटती है, इस वाक्य में से जो लिखा गया है यह किस कारक की विभक्ति है ये बताना है। कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान? तो यहाँ पे साधन के साथ यानी कि छुरी के साथ जो है सब्जी काटा जा रहा है, तो यहाँ पे ये करण कारक हो जाएगा। किसी भी साधन से कुछ किया जाता है तो वहाँ उसका क्या होता है? करण कारक का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं कर्ता के साथ ने विभक्ति, कर्म को करण से या के द्वारा कह सकते हैं, या संप्रदान को या के लिए। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे और इसमें गद्यांश दिया गया है, आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्न पे चलते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। हर घर में किस चीज़ का ग्रह बना हुआ है ये बताना है। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, जो कि बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का जो है आग्रह बना हुआ है। गद्यांश में यही दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हो जाएगा आपका वो आपका क्या होता है देखते हैं। तो 14 नंबर में ऑप्शन यमुना जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यमुना एक नदी का नाम है। ठीक, सभी लोग को मालूम है। लेकिन यहाँ पे गाय की कई प्रजातियाँ होती हैं, पहाड़ के अनेकों नाम हैं और आम की भी कई प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन यमुना नदी केवल एक ही है। ठीक है, और कोई यमुना नदी नहीं है, इसलिए ये आपका यमुना हो जाएगा, या कह सकते हैं किसी का नाम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। सम उपसर्ग में सम जो उपसर्ग से निर्मित शब्द बताना है। संयोग होगा, संविधान होगा, संस्कृत होगा, ये सारे हो जाएंगे। 15 नंबर में जो सही होगा तो सम उपसर्ग जिसमें जुड़ा है वो
समधन योग इसमें भी जुड़ा है, और समधन विधान इसमें भी जुड़ा है, समधन सकृत इसमें भी जुड़ा है, समधन कृत। तो ये सारे ऑप्शन डी सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय बताना है महत्व में, तो महत्व में तो प्रत्यय लगा के महत्व को बनाया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे कि इसके उदाहरण अन्य किसी प्रकार से अगर बनेंगे तो कृत्व बन जाएंगे, ममत्व बन जाएंगे, सतित्व बन जाएंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से महत्व भी बनेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, परमार्थ का संधि विच्छेद बताना है। परमार्थ का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो परम धन अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण इसका सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? शब्द होगा, व्यंजन होगा, स्वर होगा या वर्ण होगा, ये बताना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और सार्थक की दृष्टि से बढ़ते क्रम में भाषा की इकाई की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ण होगा और उसके बाद अक्षर हो जाएगा, ठीक है। वर्ण के बाद क्या होगा? अक्षर हो जाएगा। अक्षर के बाद क्या कहते हैं, जो इसके बाद बनेगा वो आपका शब्द बन जाएगा। शब्द के बाद पदबंध या उपवाक्य, उसके बाद वाक्य, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे, अंडे का शहजादा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंडे का शहजादा होने का मुहावरे का अर्थ जो सही से होगा वो आपका हो जाएगा कि अनुभवहीन होना, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची देखते हैं कौन सा नहीं है। गणपति नहीं होगा, या कवि वरवदन नहीं होगा, या फिर चंद्रचूड़ नहीं होगा, या विनायक नहीं होगा। तो इसमें जो गणेश की पर्यायवाची नहीं है वो आपका चंद्रचूड़ जो है नहीं है, बल्कि चंद्रचूड़ अगर बात करते हैं तो यह शिव की पर्यायवाची होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, और तीनों जो है आपके गणेश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं ये बताना है। 20, 21, 22, 24 कमेंट करके आप लोग उत्तर को बताएंगे। तो शुभ प्रत्याहार में आपके 21 जो है प्रत्यय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम शब्द के सप्तमी एक वचन के रूप बनता है, तो क्या बनेगा उसका? सप्तमी का एक वचन का रूप जो बनेगा, रामस्य बनेगा, या रामात बनेगा, या रामाय बनेगा, या रामे बनेगा। कमेंट करके उत्तर आप लोग बताइए। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि रामे बन जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे, अद्य अहम पाठा न पठिष्यामि वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? अद्य है, अहम है, पाठम है, या पठिष्यामि है? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, अद्य अहम पाठा न पठिष्यामि वाक्य में अव्यय जो है वो अद्य हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं, तट्टिका इस सूत्र का उदाहरण है। तो तट्टिका जो उदाहरण है वो आपका स्थूना स्थू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भोः प्लस अनम शब्द का संधि पद क्या होगा? भोः प्लस अनम शब्द का संधि पद जो होता है वो भावनम, भानुम, भवनम, भगवंतम क्या हो जाएगा? कमेंट करके आप लोग उत्तर बताइए इसका।
तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भो प्लस अनम का संधि विच्छेद भवनम हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। शुष्क पत्रम पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? तो शुष्क पत्रम में जो समास हो जाएगा वो आपका ये कर्मधारय समास हो जाएगा, और इस जिसका अर्थ होता है नीर समर्पण। जिस तात्पर्य इसका यह है कि नीर सत्ता पत्ते का विशेषण है। ठीक है, और कर्मधारय समास में प्रथम शब्द या तो द्वितीय का विशेषण होना चाहिए या द्वितीय संज्ञा शब्द जो होता है वो संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। तो भिन्नार्थानां मित्रार्थनामः भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है ये बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, रक्षमा पापात, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। जनार्दनः शब्द की उचित उत्पत्ति है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा या फोर, ABCD के रूप में आप लोग बताएंगे। इसका जो है उचित उत्पत्ति क्या होगा? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि जन प्लस अर्ध प्लस ऋच प्लस ल्यूट सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में चोर्यति में धातु कौन सा है? तो चोर्यत में जो धातु हो जाएगा वो आपका ये चुर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चुर का तात्पर्य है चुराना से है। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा। उसके बाद प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो है इसका गद्यांश का, उसमें पूछा जा रहा है प्रस्तुत गद्यांश का समुचित शीर्षक कौन है? तो समुचित शीर्षक जो है गद्यांश का वो आपका पर्याग है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा इसका। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अब हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को फटाफट करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में आपका इरेड बताना है। तो चलिए बताइए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो 31 नंबर में ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑफ ए मैन इसमें जो है इरेर है। ठीक है, ऑफ ए मैन के स्थान पे ए ना होकर के ऑफ मैन होता है, यही इरेर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे इरेर होगा, सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलेंगे, और दूसरे यानी 32 नंबर में द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट योर मूवमेंट ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम, इसमें कौन सा एरर है या नो एरर है? आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सा सही होगा इसका। तो इसमें आप जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि नाइट ऑफ द क्राइम जो लिखा गया है, तो ऑन ए नाइट लिखा गया। देखिए आप लोग सी ऑप्शन में ऑन ए नाइट जो लिखा गया है, यहाँ पे ऑन द नाइट होगा, ए नाइट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट सेंटेंस करना है, जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या भरा जाएगा, नो, न्यू, नोन या नोस। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी जो भरा जाएगा नोन सही हो जाएगा, क्योंकि आई हैव नोन लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में प्रीफिक्स
भरना है, प्रीफिक्स लगाना है सभी शब्दों में, पावर है, बॉडी है या बेटर है। तो आप लोग जानते हैं प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। तो बताइए इसका कौन सा सही होगा 34 नंबर में। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है जो शब्द के पहले जुड़ जाए, जैसे पावर शब्द आपका लिखा है तो इसके पहले जो जुड़ता है उसी को लोग, उसमें जो पहले जुड़ जाता है उसी को कहा जाता है प्रीफिक्स, ठीक। और जो बाद में जुड़ते हैं उसको सफिक्स। जैसे हम लोग हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग को पढ़ते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। तो इसमें 34 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इम, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी के साथ इम्बॉडी हो जाएगा और बीटर के साथ हो जाएगा इम्बीटर। नेक्स्ट पे चलेंगे, पावर तो जान ही रहे हैं, पावर के साथ जुड़ेगा तो इम्पावर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे और इसमें नाइदर ऑफ देम जो अंडरलाइन किया गया है, नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, तो इसमें पूछ रहा है कि अंडरलाइन जो है इसमें कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो 35 नंबर में ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, इसको पश्चिम वॉइस में बनाना है। डियर डॉग बाइट आवर नेबर्स यस्टरडे, 26 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका पश्चिम वॉइस जो बनेगा आपका, आवर नेबर्स वाज बीटन बाय देयर डॉग्स यस्टरडे। नेक्स्ट को देखेंगे और इसमें भी आपका नरेशन बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ही सेड। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। कमेंट करके बताइए इसको जो हम लोग नरेशन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जिसमें बनेगा ही सेड डैट, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे डैट लगा देंगे। उसके बाद ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे और इसमें आपको सनानियम चूज करना है। जो यहाँ पे शब्द लिखा गया है इसका सनानियम क्या होगा। लोकेशियस का सनानियम जो होता है वो आपका ये टैकेटिव हो जाए, टाल्केटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही हो जाएगा, जिसका तात्पर्य है बातूनी। नेक्स्ट पे चलेंगे और यहाँ पे कंप्रीहेंशन है, आप लोग पढ़िएगा। ये 5 लाइन को जो कंप्रीहेंशन है इसको पढ़िए। क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड क्वेर एज यूज्ड इन द पोएम, 39 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट को देखेंगे, यहाँ भी कंप्रीहेंशन ही दिया गया है, इसको पढ़िए आप लोग। उम्मीद है हमें कि आप लोग को ये पूरा दिख रहा होगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर में लिखा है एडवर्टाइजमेंट्स आर सक्सेसफुल व्हेन ही रेस्पॉन्ड टू देम, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि इमोशनली बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका कितना हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग पहले बताइए। 0 होगा, अनंत होगा, 25 सेंटीमीटर होगा या -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जान लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसी के साथ अगले प्रश्न को देखे हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये आपका लगाने का सवाल है, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल ये दिया गया है, इतना है, और मीटर पर सेकंड है, और इतना अपवर्तनांक दिया गया है। कांच की चाल बतानी है इसमें, तो आप लोग जो है इसको हल करेंगे। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो आपका होता है दूरी बटे समय से निकाल सकते हैं इसको। जैसे कि ये आपकी चाल दिया गया है, ठीक है, एक तरफ
आप लोग इसको हल करिएगा। इसका ऑप्शन जो हम बताते हैं जो सही हो जाएगा, क्योंकि पेन सही से चल नहीं रहा है, तो ऑप्शन इसका जो सही होगा यहाँ पे दूसरा क्या कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसको डिटेल में आप लोग को सॉल्व करना है तो मैथ के जो सर हैं वहाँ पे बताया जाएगा, आपको वहाँ पे जा कर के इसको हल कर लीजिएगा। अगर चलिए देखते हैं, थोड़ा देख ही लेते हैं। तो वायु में प्रकाश की सबसे पहले ऊपर में वायु में प्रकाश की चाल लिखेंगे, उसके बाद अपान में कांच में प्रकाश की चाल लिख लेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये जो फार्मूला बन गया आपका चाल बराबर, तो इसका दिया गया है चाल, तो 1/, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि ये दिखे। तो इसमें 3/2 ये चाल जो अपवर्तनांक वाले कांच का प्रकाश की चाल दिया गया है, चाल बराबर जो होता है आपका ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपान, और जिसका प्रकाश कांच में प्रकाश का चाल निकालना है तो ये कांच में प्रकाश की चाल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल आप लोग लिख के इसको हल कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक। नेक्स्ट को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बढ़ेंगे उसमें पूछा जा रहा है कि किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा या आभासी तथा छोटा बनता है। वो उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, या अवतल दर्पण होगा, या समतल दर्पण होगा। तो किस पर प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी तथा छोटा बनता है ये बताना है। तो इसमें आपका ये अवतल दर्पण पे हमेशा सीधा आभासी तथा छोटा बनता है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है, अपरूप है, समस्थानिक है, समभारिक है, या समन्यूट्रॉनिक है। तो 44 में ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है, धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, या फिटकरी है, या विरंजक चूर्ण है। तो जल को जीवाणु रहित जब बनाया जाता है तो उसमें विरंजक चूर्ण को मिलाया जाता है, जिससे कि जल जीवाणु रहित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्रिय गैस, या माफ़ कीजिएगा अक्रिय गैस नहीं, अक्रिय तत्व के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो अक्रिय तत्व कौन से हैं, हीलियम है, या आयरन है, या लिथियम है, या सोडियम है, ये बताना है। तो इसमें जो सही होगा वो आपका हीलियम ही, ये गैस ही है। यहाँ पे अक्रिय तत्व लिखा था। ठीक। तो हीलियम एक गैस होती है जो सबसे हल्की होती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है। तो इसमें जो धातु उत्तरदायी होती है वो आपका कैडमियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही होगा। ठीक है। और अगर बात करते हैं मिनी माता की जो बीमारी हो जाता है वो पारे की अधिकता से होता है, जिसको हम लोग चेचक के नाम से जानते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में हार्मोन क्या है ये बताना है। कमेंट करके आप लोग भी बताते रहेंगे। प्रोटीन होगा, अमीनो अम्ल होगा, या साधारण कार्बोनेट होगा, या जटिल कार्बोनेट हो जाएगा। तो 48 में जो ऑप्शन सही होगा वो हार्मोन एक प्रोटीन होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट को देखेंगे। तो नेक्स्ट में मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो मनुष्य के आंतरिक भाग में जो ताप को नियंत्रित करता है वो आपका हाइपोथैलेमस कहलाता है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट को देखेंगे। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म में निषेचनोपरांत बीज कवच किसमें बनता है, द्वितीय केंद्रक में, मध्यावरण में, या अंडाशय भित्त में, या भ्रूण कोश में। बताइए कौन सा सही होगा इसका। तो 50 नंबर में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये मध्यावरण में जो है निषेचन के उपरांत जो है कवच बीज बनता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ के प्रश्न। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि सर के द्वारा जो है इस 20 जो सुपर टेट के 20 प्रश्न हैं सीरियल वाइज जो है मैथ के टॉपिकों को वहाँ पे
सरलतापूर्वक कराया जा रहा है। शॉर्ट ट्रिक से वहाँ पे आप लोग जाके 20 प्रश्नों को देखा करें। ठीक, हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। तो 71 से देखेंगे। 71 में जो आपका लिखा गया है, किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? वो साइमन कमीशन थे, माफ़ कीजिएगा, साइमन कमीशन था, या राजाजी फार्मूला था, या कैबिनेट मिशन योजना था, या बेबल योजना था? कौन सा वो एक था जिसमें संविधान सभा के गठन का विचार दिया? तो इसमें कैबिनेट मिशन योजना जो था, इसी ने ही संविधान सभा गठन करने का विचार प्रस्तुत किया था। सबसे पहले ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इसमें अगर बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना में, तो इसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने इसको कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की प्रतिशतता किसकी है? सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशतता है? कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, या हाइड्रोजन की? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है वो आपका नाइट्रोजन है, जिसकी मात्रा 78.03 लगभग मानते हैं, इक्वल है ये। 78% लोग कहते हैं, लेकिन 78.03 होता है। ऑक्सीजन की मात्रा की बात करते हैं तो ये 20.99 के बराबर, यानी कि 21% कह सकते हैं। और आर्गन 0.9% होता है। कार्बन की मात्रा जो होती है आपके वायुमंडल में वो 0.03% के बराबर होती है। यहीं पे हाइड्रोजन 0.01% होता है। ठीक है, नेक्स्ट को देखेंगे। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? चारों में बताना है सबसे छोटा कौन है। तो इसमें सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सही होगा, सबसे छोटा यही है इस चारों ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट पे चलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, वो कौन सा सन या तारीख था? तो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 12 मार्च 1930 को किया गया था। 12 मार्च 1930 ऑप्शन सी में दिया गया है, सही हो जाएगा। और ये है, इसकी शुरुआत जो है साबरमती आश्रम से किया गया था। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी यहाँ से निकले थे और 24 दिनों की यात्रा में 241 मील की दूरी यानी 390 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय किया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में, किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? सीधा ये होना चाहिए था। तो इसमें ये आत्माराम पांडुरंग ने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और इसमें जिन्होंने इनका साथ दिया है उनका नाम है R.G. भंडारकर, या कह सकते हैं N.G. चंद्रावर, तथा हरगोविंद रानाडे भी इन्होंने इनके साथ दिया था इनका। ठीक है, इस समाज की स्थापना के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, मेघालय में है, या सिक्किम में है? तो इसमें नाथुला दर्रा जो है वो आपके सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट को देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई है, या विकसित है, या विकासशील है, या अल्प विकसित है? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी विकासशील है। ठीक है, अभी हम लोग विकासशील की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप या महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं? एशिया, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या अफ्रीका? तो कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट है,
कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो पूर्वी तट पे जो बंदरगाह नहीं है वो चेन्नई है, कांडला है, पारादीप है या तूतीकोरिन है। तो सभी लोग को जानकारी हो गई होगी कि कौन सा पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो पूर्वी तट पे जो स्थित नहीं है वो आपका कांडला हो जाएगा। ये गुजरात के तट पर स्थित है, कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है और ये पश्चिम दिशा में अरब सागर के पास है, ठीक है। बाकी सारे जो है पूर्वी तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो बताना है। वो कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। बुध और शुक्र के जो है कोई भी उपग्रह नहीं है और बुध ग्रह जो है ये सूर्य के बिल्कुल पास में है और शुक्र जो है ये पृथ्वी के बिल्कुल पास में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षण हेतु सबसे अधिक प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो पर्यावरण शिक्षण के लिए करके सीखना, परियोजना विधि से या खेल विधि से या पर्यटन विधि से, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कौन सा उत्तर सही होगा। तो पर्यावरण शिक्षण में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि सबसे प्रभावशाली जो होता है वो पर्यटन यानी कि भ्रमण विधि जिसको कहते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखने को प्राप्त होता है यानी मिलता है। तो ये ऑप्शन पर्यटन विधि सबसे उपयुक्त जो है विधि है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कौन सा प्रश्न उत्तर परिचर्चा विधि का दोष नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो 82 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चिंतन एवं भाषाई कौशल का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट को देखेंगे। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि, ऑप्शन पहले चारों देखते हैं, 1 मिनट चलिए दिख रहा होगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं वंचित वर्ग में क्या होता है। तो इसमें उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। क्या ये सही है? नहीं। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट को देखेंगे। ये डी ऑप्शन नहीं सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। परिवार के द्वारा बच्चों को प्राप्त होती है वो क्या है? जीवन व्यवहार की शिक्षा है या पारस्परिक सहयोग की शिक्षा है या जीविकोपार्जन की शिक्षा है या सभी शामिल हो जाएंगे इसमें। तो इसमें सभी शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखेंगे। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या है? शैक्षिक लब्धि है या बुद्धि लब्धि है या सामाजिक लब्धि है या जाति है? तो 85 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें शैक्षिक लब्धि जो है पिछड़ापन मापने की इकाई होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक को प्रति सप्ताह विद्यालय को कितना समय देना चाहिए? तो 2005 के अनुसार एक अध्यापक जो एक सप्ताह में समय देता है वो उसका समय जो है वो आपका 45 घंटे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 45 घंटे अनिवार्य रूप से देना है, वो अपना अलग से पढ़ाए तो अलग बात है, ठीक है। और इसको जो है इस यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने अध्यक्षता की थी वो प्रोफेसर यशपाल थे। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो प्रोफेसर हमारे यशपाल जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। CCE का संबंध किससे नहीं है? नीचे जो लिखे हैं, ग्रेडिंग प्रणाली से, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से, केवल अनुशासन से या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से, किससे नहीं है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो आपका केवल अनुशासन से है। ये केवल लिखा गया है इसलिए ये नहीं होगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। केवल शब्द जहाँ भी मिलेगा वो आपका हमेशा गलत शब्द का ही जो है गलत
की ओर इशारा करेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। पुस्तकालय की उचित व्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है? तो पुस्तकालय की उचित व्यवस्था के लिए जो आवश्यक हो जाएगा वो आपका ये सारे हो जाएंगे। पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट को देखेंगे। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो जॉन लॉक का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जॉन डेवी का, या महात्मा गांधी का? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जो कि जॉन डेवी सर के द्वारा कहा गया है, जिसके 3 अंग को आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो पहला अंग जिसका होता है वो शिक्षक होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका बालक होता है या शिक्षार्थी कह सकते हैं, और तीसरा तो जानते ही होंगे, जान ही गए होंगे, इसमें पाठ्यक्रम आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट को चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। कविता शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कविता शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो क्या है, देखते हैं कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याकरणिक नियमों का ज्ञान कराना जो है कविता का कोई उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कविता में सभी लोग जानते हैं कविता में रसा होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तित्व, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है? तो व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार जो है वो आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण। यही पहला ही प्रश्न आपका सही होगा इसका। नेक्स्ट को देखेंगे। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? सीखना, आर्थिक संपन्नता, शिक्षा या संस्कृति? तो 92 में फर्स्ट सही हो जाएगा। सीखना ही सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। प्रश्न को देखेंगे 93 पे। किशोरावस्था की पहली उल्लेखनीय अवस्था कौन सी है? तो किशोरावस्था की पहली उल्लेखनीय अवस्था जो है वो आपकी शारीरिक परिवर्तन ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो बाह्य होगा और दूसरा आंतरिक होगा। यह ऊंचाई, जैसे कि इसकी परिवर्तन में ऊंचाई, भार, आवाज़, दाढ़ी मूंछ आदि के रूप में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखेंगे। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तो कक्षा में जो परस्पर संवाद होता है इससे जो उभर कर आता है वो आपका विचार उभर कर आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और विचार जब हम लोग करेंगे तो इससे अच्छी अच्छी बातें निकल कर सामने आती हैं। नेक्स्ट को देखेंगे। सूक्ष्म माइक्रो, जिसको हम लोग सूक्ष्म या माइक्रो कहते हैं, उसका अध्यापन अधिक प्रभावशाली किसके लिए होता है? अध्यापन अभ्यास तैयारी करने के दौरान, या अध्यापन अभ्यास के दौरान, या अध्यापन अभ्यास के बाद, या प्रत्येक समय? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अध्यापन अभ्यास के दौरान जो है ये माइक्रो अध्यापन सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ज्ञान के वृद्धि करने के लिए उपयुक्त नवीनतम रणनीति क्या है? तो 96 में जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वैज्ञानिक विधि ही इसके लिए सबसे उपयुक्त नवीनतम रणनीति है। ऑप्शन सी सही होने के साथ अगले प्रश्न को चलते हैं। और ये इस वैज्ञानिक चिंतन जो होता है ये आपका कह सकते हैं आगमनात्मक तर्क पर जो है कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट को चलेंगे। गणित में अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन जो सही होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा सही होगा बताइए कमेंट करके। तो इसमें निदानात्मक परीक्षण सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक किस प्रकार से होगा? चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि
समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बढ़ाने के लिए उसकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए, देना होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा सबसे गलत है? तो उस विकास के सिद्धांतों में कौन गलत है ये बताना है। ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, बताइएगा कौन सा सही होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन किया जा सकता है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बाकी तीनों क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट पे, लेकिन इसमें गलत पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आभाषा 3 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, माफ़ कीजिएगा पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह अपने भविष्य में सहायक होगा, यानी कि उसके ही भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ, बा और सा के उद्देश्य क्रमशः क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि आ का उद्देश्य है निपुणता और बा का उद्देश्य है निष्पादन उपेक्षा और सा का उद्देश्य है निष्पादन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और अच्छा प्रश्न है। तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। और बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 15 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही हो जाएगा। और 30 मई की बात करते हैं तो 30 मई को आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और 2 मई को सभी लोग जानते हैं मातृ दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 31 मई तंबाकू निषेध दिवस है। ठीक, आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? पहली तो हिंदी है, दूसरी उर्दू हो गई है। ठीक है, तो दूसरी पूछ रहा है यहाँ पे, तो दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजभाषा का दर्जा अगर इसको मिला है तो वो 1989 में इसको मिला था। ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट को देखेंगे, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो 104 में जो बिहू है ये लोक नृत्य है आपका असम का। ठीक है, असम राज्य में बिहू लोक नृत्य होता है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, झूला, रसेली आदि प्रकार की लोक नृत्य हैं। और पश्चिम बंगाल में कीर्तन, बाउल, जया, काठी तमाम हैं। और महाराष्ट्र में तमाशा, कोली, नाटक ये सब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, यूनेस्को ने किस भारतीय मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में रखा है? तो 105 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ये कुंभ मेला जो है ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसको यूनेस्को ने रखा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेला जो है 12 साल के बाद पर जो है लगता है। 4 जगह है, हर 4 साल पे 4 जगह है, 3 साल के 4 अलग अलग स्थानों पर। प्रयागराज, जैसे कि प्रयागराज कह सकते हैं, हरिद्वार कह सकते हैं, नासिक कह सकते हैं, उज्जैन, स्थान 4 हैं, 3 साल के अंतर पर लगता है। पुष्कर मेला की बात करते हैं तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। और गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है? गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। और सोनपुर मेला सभी लोग जानते हैं बिहार में है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में
बायोटेक पार्क जो स्थित है वो आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ये इलाहाबाद में आपके स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे फटाफट, ऐसे प्रश्नों के उत्तर फटाफट देते रहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जिसे कहा जाता है वो जौनपुर है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। 9 पे चलेंगे, नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नैमिषारण्य जो स्थित है वो आपका वो क्या कहते हैं ये सीतापुर में स्थित है और सीतापुर जिले में स्थित है। और ये स्थान के बारे में कथा में जो है प्राचीन कथा में प्रचलित है, जहाँ पे महर्षि दधीचि ने राक्षसों का नाश किया था और इसी स्थान को क्या कहते हैं 80,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से भी जानी जाती है और 30,000 तीर्थों का स्थान भी इसी सीतापुर में इसी नैमिषारण्य को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पहले खुला था? तो सबसे पहले जो विश्वविद्यालय खुला था वो BHU वाराणसी में जो है वो खुला था। ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार हम बता रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन ये पहला ही सही हो जाएगा, जो कि 1916 में जो है ये इसकी स्थापना किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, और अलीगढ़ 1921 है, लिख लीजिए, सभी का याद भी कर लीजिए, 1921 अलीगढ़ हो जाएगा। और 1989 में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय खोला गया था 1989। और 1887 में जो है ये इलाहाबाद खुला था सबसे पहले, लेकिन दर्जा जो है इसी विश्वविद्यालय का 2005 में मिला है। ठीक है, तो आप लोग जान ही गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में विलियम डी नार्डहास और पॉल एम रोमर को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 111 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन्होंने जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास पर जो है खोज किया है। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत और किस देश के बीच हाल ही में जलमार्ग संपर्क बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है? तो वो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी के साथ जो है जलमार्ग संपर्क बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। और अगर बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो चट्टोग्राम और मोंगला गोदियों में इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें मिल्कमैन पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें मैन बुकर अवार्ड मिला है? तो इस पुस्तक की लेखिका का नाम जो है वो आपका एना वर्न्स है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, पृथ्वी सेकंड मिसाइल का रात्रिकालीन सफल परीक्षण 5 अक्टूबर 2018 को कहाँ किया गया था? तो इसका परीक्षण जो किया गया था वो चांदीपुर परीक्षण केंद्र से जो है किया गया था, उड़ीसा में जो स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए टेस्ट क्रिकेट में भारत ने किस देश को हराकर इतिहास की सबसे बड़ी जीत, यानी कि कह सकते हैं एक ही पारी में 272 रन बनाया था? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है बनाया था, सबसे बड़ी जीत का घोषणा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना भारत के किस शहर में की जाएगी? तो इसकी स्थापना पटना में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका होगा। पटना एशिया की पहली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के रूप में भी स्थापित हो रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पूरे एशिया में ये पहले स्थान पे होगा। संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला कौन सा पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो ऑनलाइन जो संस्कृत पढ़ाया जा रहा है वो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसका JNU, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस शहर को नाम बदलकर प्रयागराज रखा है? तो प्रयागराज जिसका नाम बदला है वो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है, इसमें सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है 15वीं प्रवासी दिवस उत्तर प्रदेश में किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया है वो वाराणसी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2018 की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2018 का शुरुआत जो हुआ है वो आपके फतेहपुर से इसका शुरुआत हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। यहीं से इसकी शुरुआत किया गया था 2018 में इसकी शुरुआत भी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट को देखेंगे। 2018 में यानी सितंबर के 2018 में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है रोजगार उपलब्ध कराने में वो दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्पादन सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो आपका लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जुलाई 2018 में कहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वन महोत्सव 2018 का शुभारंभ किया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बाराबंकी में जो है इसकी शुभारंभ किया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा 22वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो 22वां महाराष्ट्रीय युवा महोत्सव आपके गौतम बुद्ध नगर में आयोजित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला के रूप में भी जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट पे चलेंगे। गीता रिविजेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? आप लोग भी कमेंट करके उत्तर बताते रहें। गीता रिविजेड के लेखक जो हैं वो आपके हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। लालू लीला सुनील मोदी के द्वारा जो लिखा गया है वो लालू की लीला लिखी गई है और मानसी गुलाटी के द्वारा जो लिखी गई है वो योगा एंड माइंडफुलनेस लिखा गया है। रामेंद्र सिन्हा कर्मयोगी लिखे हैं। ठीक है, रमेश सिन्हा के द्वारा कर्मयोगी को लिखा गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवार में बेटी के जन्म देने पर उसके नाम कितने का बॉन्ड प्रदान करेगी ये बताना है। 126 में जो सही होगा वो आपका सी सही होगा। उसमें 50,000 रुपये का बॉन्ड उसके नाम प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उस महिला भारोत्तोलक का नाम क्या है जिसने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता है? तो चलिए देखते हैं उनका नाम क्या है। आप लोग बताइए कमेंट करके। तो पूनम यादव उनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्होंने ही राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 128 का जो सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 18 जनवरी 2018 को एक IAS अधिकारी मनोज कुमार को जो है निर्वाचन आयुक्त घोषित किया गया था, जो 1982 बैच के अधिकारी थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट को देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात किया जा रहा है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो अक्षय कुमार को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है और स्वच्छ मिशन योजना का
ब्रांड एम्बेसडर जो भारत के लिए बनाया गया है वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। कभी इसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, किसे उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 17वीं विधानसभा का अध्यक्ष जिससे नियुक्त किया गया है वो आपके क्या कहते हैं, ये हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। दिए गए विकल्पों में, अच्छा ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, हम ऑप्शन बताते हैं, आप लोग जो है इसको पहले लगाइएगा, उसके बाद हमारे ऑप्शन से अपना मिलान करिएगा। ऑप्शन 131 में जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी वो फिल किया जाएगा। नेक्स्ट है 130, 131 के बाद 132 पे चलते हैं। तो 132 में जो सही होगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आप लोग इसको लगाइएगा, मिलान करिएगा हमारे आंसर से। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है द मास्टर प्रकाश क्लासेस। वहाँ से इसके PDF को भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं पूरा हल करने के लिए अपने तरीके से। तो 133 में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 150 किलोमीटर सही होगा। नेक्स्ट है उत्तर में होगा, और 34 का जो सही होता है देखते हैं। 134 में जो सही होगा वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्रियाँ, बहनें, शिक्षक, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 135, 135 में भी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 136 पे चलते हैं। 136 में भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ ये बताना है। दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान में, कलकत्ता जहाँ पे कलकत्ता में जो स्थित है, या प्रधान डाकघर राजस्थान में, या भारतीय औद्योगिक संस्थान कानपुर में। तो इसकी स्थापना जो सबसे पहले कंप्यूटर स्थापित किया गया था वो आपका क्या कहते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसकी शुरुआत जो है 1952 में जो है किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर में लैन, LAN जो होता है, इसका पूरा नाम क्या है? तो लैन का पूरा नाम जो होगा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क किसमें है, पहले में ही लिखा गया है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। जिसका तात्पर्य यह है कि चलिए छोड़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? बहुत अच्छा, पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था उसका क्या नाम था ये बताना है। तो उसका एनियक नाम था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर में जो IC का अर्थ होता है वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा सही होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग कहते हैं एकीकृत पथ। इंटीग्रेटेड सर्किट ये है आपका डी, एकीकृत पथ। ठीक है, चलिए इंटीग्रेटेड कैपेसिटर लिखा है, सर्किट लिखा होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर लिखा है इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगले प्रश्न को देखेंगे। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल किस जगह संग्रहित होती है? तो अगर कंप्यूटर में हम किसी चीज़ को डिलीट कर देते हैं तो आपका वो रिसाइकिल बिन में जाके रिस्टोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आजकल के जो एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं उसमें भी अगर आप किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो जा कर के जो है मतलब फ़ोटो को या किसी वीडियो को डिलीट करते हैं तो वो जा कर के रिसाइकिल बिन में एकत्रित रहती है, वहाँ से आप उसको पुनः जो है रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्यों ऐसा है? क्योंकि वे क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। क्योंकि वे बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में कौन सी बात सही है? चलिए बताइए कौन सा सही बात है। बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, उदासीन। तो 42 नंबर में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है प्रेम किस प्रकार का प्रेरक है?
तो प्रेम जो प्रेरक है वो आपका मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक प्रेरक जो होते हैं, जैसे कि प्रेरक बल, जैसे कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक प्रेरक बल मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भय, प्रेम, क्रोध, सुख, दुख इत्यादि कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं इसी पे। तो इसमें व्यक्तियों में ऐसे कौन से हैं जो बच्चों को, एक ऐसा प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों या बच्चियों को किस प्रकार से रखते हैं या प्रेरित करते हैं, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न का सही तरीका नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कौन सा सही तरीके से लिखा गया है आपको वो ढूंढना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छात्रों का ध्यान लक्ष्य की ओर आकर्षित करके उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना शिक्षक की एक भूमिका को कौन प्रकट करता है? नेतृत्वकर्ता का, या परामर्शकर्ता का, या परामर्शदाता का, या मार्गदर्शक का, या अनुश्रवणकर्ता का? तो इसमें ऑप्शन 145 में जो है वो सी हो जाएगा। ये मार्गदर्शन का जो है भूमिका प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। उसी के साथ अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में अनुशासन कायम रखने के लिए एक शिक्षक को कौन सी क्षमता प्रभावी रूप से होनी चाहिए? तो 146 में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि कक्षा के प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना तथा उसे परिबंधित करके आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना मूलतः किसका दायित्व है? शिक्षक का, विधायक का, या विद्यालय का, या सांस्कृतिक मंत्री का? तो इसमें जिसका दायित्व होता है वो कहते हैं उनको विद्यालय का दायित्व होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। तो मूल के संबंध में कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी ने इसको कहा है, या विवेकानंद ने कहा है, या उटावे के द्वारा कहा गया है, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको कहा गया है कि मूल वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा, उटावे के द्वारा इससे को कहा गया है। ठीक, ऑप्शन सी सही होने के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद भावना को अनुकूल आचरण व्यवहार द्वारा साहचर्य स्थापित करने में प्रभाव डालने का माध्यम है। यह कथन किसका है? रावर्ण का है, रास का है, टॉमसन का है, या मालविन का है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टॉमसन। ठीक है, नेक्स्ट को देखेंगे। दंड व पुरस्कार में मूलभूत क्या अंतर होता है? तो दंड व पुरस्कार में मूलभूत जो अंतर होता है वो आपका जो है, कमेंट करके आप लोग बताइए किसका अंतर होता है। चलिए देखते हैं। तो वो अंतर जो है, दंड छात्रों में सुधार की भावना भरता है तथा पुरस्कार प्रेरित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। दंड और पुरस्कार यही दोनों में इसका अंतर हो जाएगा कि दंड जो देते हैं उसमें जो है भावना सुधार की भावना भरता है, लेकिन पुरस्कार जो होता है वो आपका क्या करता है? वो आपका प्रेरित करता है कि वो और आगे बढ़े मन लगा के पढ़ने में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होने के साथ आज हम लोग 150 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।